गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग इस क्लास में बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में देखेंगे। तो पहले मेरा जो एक क्लास में वीडियो बनाई हूं वो है हिस्ट्री ऑफ बैंक, तो वो हम लोग ने कंप्लीट किया। उसमें जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन है और जितना भी बचा हुआ थ्योरी है उसको हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और डेली मेरा करंट अफेयर्स का भी वीडियो आता है, उसको भी आप लोग देखा कीजिए। तो हम लोग ने हिस्ट्री ऑफ बैंक में पढ़ा था कि बैंक का मतलब क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा लाया गया बैंक कौन सा था, हमारे इंडिया द्वारा लाया गया कॉमर्शियल बैंक कौन सा था, और स्टॉक मार्केट का बैंक कौन सा था। तो हम लोग ने सारा पढ़ा था। अब हम लोग आरबीआई एक्ट तक पहुंचे थे, उसके बाद इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं कि आरबीआई एक्ट जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था। तो ये आया था 1934 में। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, तो आरबीआई जो है ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था आरबीआई एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1935 में। और आरबीआई जब एस्टैब्लिश्ड हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था। तो जब आरबीआई एस्टैब्लिश्ड हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर उस समय जो था ये कोलकाता में था। उस समय कोलकाता का नाम कलकत्ता हुआ करता था। उसके बाद 1937 में क्या किया गया कि आरबीआई के हेडक्वार्टर कोलकाता से उठा के इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। अब आपसे पूछे कि जब आरबीआई एस्टैब्लिश्ड हुआ तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे। तो फर्स्ट गवर्नर का नाम क्या था। जब आरबीआई एस्टैब्लिश्ड हुआ तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे। तो फर्स्ट गवर्नर का नाम है सर ऑसबोर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई के सेकंड गवर्नर, तो इनका नाम है जेम्स टैरेंस। और आरबीआई के थर्ड गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है सीडी देशमुख। अब यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जब आरबीआई एस्टैब्लिश्ड हुआ तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है। तो इनका नाम है सर ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो है ये आरबीआई के कौन है। तो अब आपका आंसर क्या होगा, सीडी देशमुख। क्योंकि आरबीआई जब एस्टैब्लिश्ड हुआ था तब कब हुआ था, 1935 में हुआ था। उस समय तो हमारा देश आजाद नहीं था। तब तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि आरबीआई जब एस्टैब्लिश हुआ तो ये गवर्नर थे, और जब देश जब आजाद अपना हो गया उसके बाद आरबीआई के गवर्नर कौन बने, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। अब हम लोग देखते हैं कि आरबीआई जब एस्टैब्लिश्ड हुआ तो कितना कैपिटल के साथ ही इसको एस्टैब्लिश्ड किया गया, इसमें गवर्नमेंट का शेयर कितना था और प्राइवेट सेक्टर का शेयर कितना था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जब आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब एस्टैब्लिश्ड हुआ तो टोटल जो है ये 5 करोड़ पूंजी के साथ इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 5 करोड़ भी रुपए नहीं थे। इसमें तो कितना कितना शेयर किसका था, तो अप्रोक्स 10% के आसपास ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर था। अगर प्राइवेट सेक्टर का आपसे पूछे तो 90% जो है ये प्राइवेट सेक्टर का शेयर इसमें था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 10% था। अगर प्राइवेट सेक्टर का आपसे पूछें तो प्राइवेट सेक्टर का टोटल शेयर इसमें 90% था। अभी भी आरबीआई तो एस्टैब्लिश्ड हो गया था, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम नहीं कर रहा था। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इससे कुछ भी बोल रही थी तो ये इनका काम नहीं कर रहा था, क्योंकि शेयर जो है ये बहुत कम इनका था। और प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर पूरे जितने भी बिजनेसमैन थे वो शहरों में रहते थे, तो प्राइवेट सेक्टर का ही बोला हुआ ये आरबीआई करती थी।
तो धीरे धीरे गवर्नमेंट को लगा कि आरबीआई तो एस्टैब्लिश्ड हो गया, लेकिन इससे हमारे रूरल एरिया में जो है डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उस समय भी 68% जनसंख्या जो है हमारे गांव में रहती थी और 32% ही जनसंख्या शहरों में रहती थी। तो अगर पूरे भारत का विकास करना है तो गांव का डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तो गांव में मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उस टाइम गांव में डेवलपमेंट जो है वो टोटल एकदम नेग्लिजिबल था। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्शन क्या था। तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि धीरे धीरे जो है प्राइवेट सेक्टर का शेयर खरीदना स्टार्ट कर दी और 1949 में टोटल शेयर खरीद ली और 1949 में आरबीआई को क्या की, आरबीआई को नेशनलाइज कर दी। अब क्या हुआ, अब टोटल जो था वो आरबीआई जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने लगा। अब जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से बोलती थी उतना ही आरबीआई करता था, लेकिन आरबीआई के अंडर में अभी भी जितने बैंक थे वो नेशनलाइज नहीं हुए थे। वो अभी भी अगर आरबीआई भी बोलती थी तो उनको जहां प्रॉफिट होता था वहां वो रहते थे, जहां प्रॉफिट नहीं होता था वहां से निकल आते थे, क्योंकि वो गांव में जा रहे थे और उतना उनके पास कैपिटल था नहीं। फिर क्या होता था कि अगर आप कोई भी बिजनेस नया शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन 2-4 साल बाद जरूर उसमें प्रॉफिट आपको होना है। तो वैसे ही बैंक तो जा रहे थे वहां पे, लेकिन 1-2 साल में ही वो लॉस में आ जाते थे और जैसे ही लॉस में आते थे उन्होंने वहां से अपना ब्रांच वो लोग बंद कर देते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली कि जिस बैंक के पास ज्यादा कैपिटल है उस बैंक से क्यों ना बोला जाए कि आप जाइए और गांव में अपना ब्रांच खोलिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसबीआई से बोली कि आप जाइए और गांव में अपना ब्रांच लगाइए। उस समय एसबीआई का नाम जो है ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसबीआई के पास गई और इन्होंने एसबीआई से बोला कि अब आप जाइए और गांव में अपना ब्रांच खोलिए। एसबीआई बोला कि हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, हम तो प्राइवेट सेक्टर के हैं, जहां हमको प्रॉफिट होगा हम वहीं जाएंगे। तो एसबीआई का उस समय नाम क्या था, 1955 के पहले एसबीआई का नाम क्या था, तो इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तब आरबीआई ने क्या किया कि एक एक्ट पारित हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिसका नाम है एसबीआई एक्ट। और एसबीआई एक्ट के तहत क्या किया गया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने के लिए रखा गया। तो 1955 ईस्वी में क्या किया गया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने लगा, क्योंकि इसके पास जो है अभी भी कैपिटल जो थी, जो इसकी पूंजी थी वो आरबीआई से ज्यादा थी। अगर ये गांव में जाके काम करता तो भी इसको लॉस होता तो भी उसको वो कवर कर लेता, क्योंकि इसके पास जो है पैसा बहुत ज्यादा था। अगर आपसे पूछे कि जब आरबीआई हमारे इंडिया में जब एस्टैब्लिश्ड नहीं हुआ था तो करेंसी छापने का काम उस टाइम जो है ये कौन बैंक किया करते थे, तो आपका आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने लगा, आरबीआई का अब आरबीआई के अंडर में ये काम करने लगा, तो फिर इसके कितने ब्रांच हुए, कितने इसने एसोसिएट्स खोले। तो जब एसबीआई जब काम करना स्टार्ट हुआ तो इसके कितने एसोसिएट्स थे, तो एसबीआई के टोटल 7 एसोसिएट्स थे। एक एक करके हम लोग इसका नाम देखेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ स्वराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर। आरबीआई के टोटल कितने एसोसिएट्स हुए? तो आरबीआई के टोटल 7 एसोसिएट्स हुए, और सॉरी एसबीआई के टोटल 7 एसोसिएट्स हुए। तो एसबीआई ने क्या किया कि ये जो जितने भी बैंक थे ये अपने रूरल स्तर पे काम कर रहे थे। आरबीआई ने क्या किया कि इसमें अपना कैपिटल लगाया, क्योंकि अगर आप सोचिए कि आप अगर बिहार के रहने वाले हैं, अगर आपको जो है वो साउथ इंडिया भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आपको तो फिर वहां पे बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि लैंग्वेज का दिक्कत, उसके बाद खाने पीने का दिक्कत। तो एसबीआई ने ये काम किया कि जो बैंक जहां पे रूरल स्तर पे काम कर रहे थे छोटे छोटे बैंक, उसी में अपना कैपिटल लगाया। और कैपिटल लगा के अगर जो है बैंगलोर का बैंक है तो वहां पे बैंगलोर के ही कर्मचारी काम करते थे, अगर यूपी का बैंक है तो वहां पे यूपी के कर्मचारी ही काम कर सकते थे। क्योंकि जो है जो भी अगर रूरल एरिया के ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, अगर आप ग्राहक को संतुष्ट कर पा रहे हैं, और संतुष्ट कैसे करेंगे? अगर उनका लैंग्वेज आप समझ रहे हैं और आपका लैंग्वेज वो समझ रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यही काम किया कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इंदौर, मैसूर, ये सब जो है जहां जहां के बैंक थे वहां वहां इन्होंने इसके अपने नाम से इसको एस्टैब्लिश किया। अब हम लोग देखते हैं कि कब कौन सा बैंक फिर से एसबीआई में मर्ज हो गया। तो स्टेट बैंक जो स्वराष्ट्र है ये 2008 में जो है फिर से एसबीआई में मर्ज हो गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ये कब एसबीआई में दोबारा मर्ज हुआ? तो ये 2010 में ये भी एसबीआई में मर्ज हो गया। ये सारे एसोसिएट्स बैंक थे और धीरे धीरे बाद में फिर ये एसबीआई में मर्ज होने लगे। उसके बाद आपके पास बैंक बचे कितने? तो टोटल अब 5 बैंक बचे, और इन पांचों बैंकों को 2017 में जो है फिर से इसको एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। अगर आप सुने होंगे एक और बैंक, महिला बैंक का आप लोग नाम सुने होंगे, तो महिला बैंक को भी 2017 में एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। अब जब इतने बैंक को एसबीआई में मर्ज किया गया तो एसबीआई जो है वो पूरे विश्व स्तर पे टॉप 50 बैंकों में 44 रैंक अपना हासिल की। तो अब देखते हैं थोड़ा सा एसबीआई के बारे में कि एसबीआई का जो लोगो है उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये आपसे रिटन एग्जाम में नहीं लेकिन इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि एसबीआई का लोगो क्या है, एसबीआई का भी जो कलर जो है वो जो बना हुआ है वो किस कलर का है। तो एसबीआई जो है उसका लोगो कैसा है, अगर आप देखेंगे तो एसबीआई का लोगो ऐसा है। थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया लेकिन आप एसबीआई का लोगो तो समझ ही रहे हैं कि एसबीआई का लोगो कैसा होगा। तो फिर एसबीआई का लोगो का मतलब होता है कस्टोडियन, और कस्टोडियन का मतलब क्या होता है कि जो आपका पैसा बहुत सुरक्षित रख सके, कस्टोडियन का मतलब वही होता है। और आरबीआई का जो लोगो है इसका कलर अभी क्या है, तो इसका कलर जो है वो इंकी ब्लू है। और एसबीआई जो अब लिखा गया है ऐसे, इसका फॉन्ट क्या है, तो एसबीआई का फॉन्ट है इंफ्रा। अब एसबीआई के बारे में हम लोग ने इतना तो पढ़ लिया। अब देखते हैं कि एसबीआई के बाद कौन कौन से बैंक को नेशनलाइज किया गया। तो चलिए उस बैंक को देखते हैं कि कब किस बैंक को नेशनलाइज किया गया। तो एसबीआई के बाद जो है वो 1969 में जिन बैंकों के पास मिनिमम जो है ये 50 करोड़ रुपए का कैपिटल था,
उस बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। उसके बाद ये तो टोटल 14 बैंक हो गए जिनको नेशनलाइज किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1980 में जिन बैंकों के पास मिनिमम 200 करोड़ रुपए थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। और इसमें कितने बैंक थे? तो इसमें टोटल 6 बैंक थे। तो अब टोटल आपके नेशनलाइज बैंक कितने हुए 1980 तक? तो टोटल जो है ये 19 20 नेशनलाइज बैंक हुए। और बाद में क्या हुआ कि एक बैंक का नाम आपने सुना होगा, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये भी इसमें शामिल एक बैंक था। इसको क्या किया गया कि 1993 में इसको जो है पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। तो अब हमारे पास कितने बैंक बचे? एक मर्ज हो गया तो टोटल 19 बैंक बचे। अगर आपसे आज के डेट में पूछा जाए कि आज के डेट में जो है वो टोटल हमारे देश में कितने नेशनलाइज बैंक अभी बचे हुए हैं, तो टोटल 12 नेशनलाइज बैंक हमारे देश में बचे हुए हैं। अभी जो है इसमें से 7 बैंक जो है वो मर्ज हो गए हैं। ये हम लोग करंट अफेयर्स के क्लास में देखेंगे कि कितने बैंक जो है, कौन कौन से बैंक किस बैंक में मर्ज हुए हैं। तो यहाँ हमारा जो है वो पूरा इंडियन हिस्ट्री जो है बैंक का वो कंप्लीट होता है। और आगे हम लोग किस चीज के बारे में देखेंगे? तो आगे का क्लास हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे उसमें हम लोग नाबार्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और नाबार्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कैसा लगा मेरा ये क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।